विश्व में तीसरे युद्ध के लिए अब ऐसा माना जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच गजा के बाद क्या अब इजराइल ईरान को भी तबाह कर देगा? आखिर क्यों इजराइल ने एक के बाद एक लगातार ईरान के 4 न्यूक्लियर ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया? क्या है इस दुश्मनी के पीछे की वजह और क्या है अमेरिका के साथ होने के मायने, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी घमासान का रंग अब जमने लगा है। रोजगार और विकास के मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन सीएम पद का अभी भी दावेदार तेजस्वी यादव को नहीं बनाया गया है, संभावित में रखा गया है। तो आखिर क्या है मजबूरी महागठबंधन की जो सीएम फेस नहीं घोषित कर रहे हैं, समझेंगे। और इसके अलावा मोहन सरकार में मध्य प्रदेश के लिए कई विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश और फ्रांस का नया MOU साइन हुआ है। एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इजराइल ने 13 जून को जिस तरह से ईरान की धरती पर एयर स्ट्राइक की, दोनों देशों के लंबे समय से चल रहे टकराव में अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस हमले में लगभग 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल फैक्ट्रियों को और टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को निशाना बनाया है। तेहरान और नातांज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी जबरदस्त धमाके हुए हैं। दरअसल इस पूरे हमले को लेकर एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि राजधानी तेहरान में शाहरक शाहिद महालती की जगह पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाई रैंक वाले ईरानी सैन्य अफसर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हमले में 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और उसके पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री भी है। इसे रोकने के लिए यह हमला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले पर इजराइल के PM नेतन्याहू का बयान भी सामने आ चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बेहद ही खतरनाक कदम उठा लिया है। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है, जिससे वो 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का प्लान बना रहा है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू का ये बयान हमले के जस्ट बाद आया, जिससे ये बात साफ होती है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं कर सकता, फिर चाहे उसके लिए किसी भी हद तक उसे जाना पड़े। आपको बता दें, कुछ खबरें तो ये भी दावा कर रही हैं कि हमला 6 ठिकानों पर हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इस हमले के बाद कोई ठोस जवाबी कार्रवाई करता है, और अगर करता है तो क्या इजराइल अब हमास की तर्ज पर इसके साथ भी जंग शुरू कर देगा? खोमेनी इजराइल के इस हमले से बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं। उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि इजराइल को अब इस हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इधर हमले से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इजराइल का हमला हो सकता है, लेकिन वो अब भी शांति की उम्मीद जता रहे थे। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इराक, जॉर्डन और खाड़ी देशों से अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को बुला लिया था और सैन्य शक्तियों को नई जगहों पर तैनात कर दिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईरान और इजराइल का ये जो जंग है वो किस रूप में आगे जाती है या फिर शांति वार्ता में समाप्त होती है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी रंग अब जमने लगा है। देखते ही देखते सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसके चलते अब विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग सेट होता दिख रहा है। हालांकि सीएम फेस अभी भी नहीं बनाया गया है तेजस्वी यादव की, जैसी कि उनको उम्मीद थी। दरअसल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पटना में महागठबंधन यानी इंडियन अलायंस की एक बैठक की गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई और साल 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर ही इस बार सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाई गई है, जिसके साथ ही पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े अंतर से हारी जाने वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी या उनके सिंबल बदलने का फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अगली मीटिंग से पहले सभी दलों से उन सीटों का ब्यौरा मांगा जहां वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।
आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारी जाने वाली सीटों की समीक्षा करने का निर्णय भी शामिल है। ऐसे में उन सीटों पर उम्मीदवार और पार्टी का सिंबल दोनों बदला जा सकता है। साथ ही कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि बैठक में सीटों के बंटवारे का मुद्दा वीआईपी के मुकेश सहनी ने उठाया। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीटों का नाम और उम्मीदवारों का ब्यौरा सभी घटक दलों को साझा करने को कहा है। इसके अलावा बैठक में 9 जुलाई को मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर भी एक संयुक्त रूप से समर्थन मिला, जिसमें शामिल होने का निर्णय ले लिया गया है। बताया जा रहा है इस आंदोलन में सभी घटक दल मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे, यानी महागठबंधन इन चुनावों में पूरी तरह से एक्टिव है और कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर ये उम्मीद है कि वो सरकार बना ले जाएंगे। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारत में फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी मथो, पर्यटन और संस्कृति के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला और अलायंस फ्रांसेस डी के अलावा भोपाल के अध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है ये समझौता अगले 3 साल के लिए वैध होगा और आपसी सहमति से आगे बढ़ाया भी जा सकेगा। इसके बाद अब ये मध्य प्रदेश को भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग का नया केंद्र बनाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और फ्रांस के साथ संबंध हमेशा से हमारे अच्छे रहे हैं। मध्य प्रदेश फ्रांस के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ व्यापारिक संबंधों के लिए भी अब आगे तत्पर रहेगा। उनकी आगामी माह में फ्रांस की यात्रा प्रस्तावित है। भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक विकास की दृष्टि से उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए और शिल्प कलाओं के प्रोत्साहन के लिए परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर अब आगे कार्य किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश को न केवल देश की सांस्कृतिक राजधानी बल्कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड टूरिज्म और कल्चरल सेंटर के रूप में नई पहचान देने में भी मदद करेगा और साथ ही यहाँ के जो मध्य प्रदेश के कलाकार हैं उन्हें भी एक विश्व रूप में मंच मिलेगा। फ्रांस के अलावा यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो अब ये माना जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट के परिणाम अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।